हाय, सब ठीक है? चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ये लास्ट पार्ट है, मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, उसका मिक्सचर हम लोग ले रहे हैं। क्या बिहेवियर शो करता है, कैसे करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी एनालिसिस करें मेरे भाई। इससे आपकी वेट हुई है, बायो वालों की तो वेट हो ही गई होगी, और मैथ्स वाले लोगों के लिए मैंने एग्जाम्पल में इसकी बात करी थी, याद है आपको? डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, डी एल कैपिटल डी कैपिटल एल के टाइम इसका लिया था, ग्लिसरेल्डिहाइड, ये सब बहुत एग्जाम्पल्स आए थे। चलिए, आपको क्या लग रहा है? दिस वन इज डी फॉर्म एंड दिस वन इज एल फॉर्म। आपको लग रहा है ये दोनों मिरर इमेज है? यस, दीज टू आर मिरर इमेज। If these two are mirror image, so if first will be dextro rotatory, then इसका आप बोलोगे यदि थीटा एंगल से रोटेट करेगा, then this will rotate with angle थीटा। क्लियर है? if पहले वाले का रोटेशन थीटा क्लॉकवाइज होगा तो इसका माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज या फिर माइनस थीटा होगा। अब एक बात बताओ, यदि इन दोनों का हम मिक्सचर ले लें, मीन्स हमारे पास क्या है, इसमें डी फॉर्म भी है एंड एल फॉर्म भी है। मेरे भाई ये बताओ, इफ वी हैव टेकन डी एज वेल एज एल, देन आपको क्या लगता है वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? बोलो, सोचो सोचो, जरा जोर डालो अपने भेजे पे, कुछ तो निकालो। क्या आया, क्या आया दिमाग में? डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों का मिक्सचर लिया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी दोनों का मिक्सचर लिया है। क्या लगता है आपको मेरे भाई, वेदर द मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? बोलो, आप बोलोगे व्हाट इज योर आंसर? क्या बोलोगे? बोलो, आप बोलोगे कांट से। यदि हम डी ग्लिसरेल्डिहाइड, एल ग्लिसरेल्डिहाइड या कोई डेक्स्ट्रो या लेवो का मिक्सचर लेते हैं और वो उसी ऑप्टिकल आइसोमर्स का, तब भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन भी इक्वल होना चाहिए ना, दोनों के अमाउंट भी इक्वल होने चाहिए ना। तब हम कह सकते हैं कि मान लो इसमें 50% डी है एंड 50% एल है, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। देखना, फिर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं होता। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल एल स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं है मेरे भैया। लेकिन मैंने बोला लेट अस सपोज 50% कैपिटल डी है या 50% ये वाला फॉर्म है एंड 50% ये वाला फॉर्म है। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, वो तो एग्जांपल का पार्ट था। 50% थीटा वाला है और रेस्ट 50% माइनस थीटा वाला है। अब इसका आपने एक मिक्सचर ले लिया, पीपीएल आया, ये कहे जब से पीपीएल ऐसे आया, थीटा वाले थीटा से रोटेट करा दिए, फिर माइनस थीटा वाले क्या करेंगे, फिर इसको सोचो जरा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे, मतलब पीपीएल ऐसे चला गया। अब जरा सोचो, ढेर सारे पीपीएल थे, वो ऐसे आए और ऐसे ही चले गए। तो आपको तो पूरा मिक्सचर में मिला के दिख रहा है ना, पूरा मिक्सचर में मिला के क्या दिखेगा, पूरा मिक्सचर में आपको मिला के क्या दिखेगा कि इसका कोई रोटेशन हो नहीं। लेकिन ये कब जब दोनों का अमाउंट इक्वल है, दोनों के नंबर ऑफ मोल इक्वल है, दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट सिंस। सो आप बोलोगे जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो पहला केस हम ले रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स लिया। इसमें पहला केस लिया भैया जब इक्विमोलर मिक्सचर है, इसमें फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट टॉपिक जो आप डालेंगे, रैशमिक मिक्सचर, हेडिंग में रैशमिक मिक्सचर। चलिए, रैशमिक मिक्सचर क्या बोलेंगे भैया, किसको बोलेंगे? क्लियर? रैशमिक मिक्सचर पहले भी आपको बताया था, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। क्या? इक्विमोलर, मोलर मतलब समझते ही हो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ
equimolar mixture of enantiomers is known as racemic mixture. Equimolar mixture of enantiomers is known as racemic mixture. क्लियर है मेरे भाई? मिक्सचर जो होना चाहिए उसका कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, पहली बात. चलो, whether racemic mixture is optically active या optically inactive, क्या बोलोगे? You will tell racemic mixture is optically inactive. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था भैया, optically inactive. क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, अब ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है वो क्या, जैसे मेजो की बात करी थी ना हम लोगों ने, मेजो की बात करे थे ना भैया, MEOH OH HH, यहाँ पे ये भी कैरल सेंटर था, ये भी कैरल सेंटर था. अब ये कैरल सेंटर एक लेफ्ट रोटेट कर रहा था तो दूसरा राइट रोटेट करा रहा था. इसके लेफ्ट और राइट रोटेट कराने के कारण मेरे भाई एक, मतलब आप बोलोगे विद इन वन मॉलिक्यूल कंपनसेट हो रहा है, ये लेफ्ट राइट मिला के ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है. means meso is optically inactive, racemic mixture is also optically inactive. लेकिन देखो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, ये ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है मेरे भाई. तो आप बोलेंगे रैस्मिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्यों बोलेंगे? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू external compensation. भैया वो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकल इनएक्टिव हो रहा है. बट यदि यहीं पे आप रैस्मिक मिक्सचर की बात ना करें, किसकी बात करें, मेजो की बात करें, तो मेजो ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव? मेजो इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव मेरे भाई, but that is optically inactive due to internal या external. Meso is optically inactive due to internal compensation. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. It's important. चलिए, तो आपको racemic mixture समझ में आ गया. अब बड़ी बात इसमें यह होती है, यदि रैस्मिक मिक्सचर को सेपरेट करना आप चाहो, क्या इसको आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो? सिंपल मेथड से सेपरेट आप कर सकते हैं क्या? जरा सोच के बताओ. रैस्मिक मिक्सचर है, जरा ऐसे आप सेपरेट करना चाहो, कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल होगा. हम लोग लास्ट में इसका डिस्कशन लेंगे. सेपरेशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर हम लोग बाद में करेंगे. तो हम लोगों ने पहली बात करा भैया कि जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे, तो इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे तो क्या हो जाएगा? रैस्मिक मिक्सचर हो जाएगा. लेकिन जब हम अनइक्वल लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? एक पार्ट ज्यादा होगा. अब इसकी कहानी करें, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही इसमें होते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं. जस्ट आपके कानों तक एक बार बात जानी चाहिए. टॉपिक इज नेक्स्ट, सेकंड, एनांसियोमेरिक एक्सेस. एनांसियोमेरिक एक्सेस, ठीक है. क्या इसको डिफाइन करते हैं? परसेंटेज. अब अनइक्वल अमाउंट दिया हुआ है, अनइक्वल अमाउंट दिया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डेक्स्टो वाला मान लो 80%, लेवो वाला मान लो 20%,
तो अब एक ज्यादा और एक कम है ना मेरे भाई, उस केस में इनएंशियोमेरिक एक्सेस की बात होगी। तो यहां पे हम लोग क्या करें, इनएंशियोमेरिक एक्सेस, परसेंटेज एक्सेस ऑफ a particular enantiomer in a mixture of enantiomers, इसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एक्सेस जो होगा ना मेरे भाई, परसेंटेज एक्सेस ऑफ अ पार्टिकुलर इनएंशियोमर्स। हमने क्या किया था भाई कि हमने इनएंशियोमर्स का एक मिक्सचर लिया, उसमें एक पार्ट एक्सेस में, जैसे मान लो हमने एक मिक्सचर लिया, इसमें 80% डी है एंड 20% एल है, ठीक। तो अब यहां पे ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग रैसमिक मिक्सचर नहीं बोल सकते, बिकॉज इक्विमोलर मिक्सचर नहीं है, अंडरस्टूड और नॉट। तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस जो आप बोलोगे यहां पे एक पार्ट एक्सेस, इनएंशियोमेरिक एक्सेस मतलब एक इनएंशियोमर एक्सेस में, बात खत्म हो गई। बोलो बोलो मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं? तो आप एक्सेस में कैसे डिफाइन करोगे, एक 80 है 20 है, कितना एक्सेस है? आप बोलोगे मुझे जो दिख रहा है परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस जो दिख रहा है दैट इज, बोलोगे डी माइनस एल, हो सकता है यहाँ पे डी है, हो सकता है कहीं एल हो, तो मॉड वैल्यू ले लिया डिवाइडेड बाई डी प्लस एल इंटू 100। परसेंटेज एक्सेस तो यही बोलोगे ना, बोलो मेरे भाई। टोटल डी प्लस एल है कितना, डी माइनस एल इंटू 100। अब बोलेंगे इसके एक्सप्रेशंस बुक्स में और भी लिखे हो जाते हैं, कैसे? जैसे मान लो मेरे भाई इनएंशियोमेरिक एक्सेस का अलग अलग एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है। जैसे हमने यहां पे क्या किया, इसी को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा चेंज किया मेरे भाई। क्या चेंज किया, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डी, कैपिटल एम, ये मत मान लेना कि मोलर मास, मोलर मास तो दोनों का सेम है, बाई एम डी प्लस एम एल। देखो जरा, मॉलिक्यूल्स का इंटू 100 कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? परसेंटेज इनएंशियोमेरिक लिख सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने तो ये बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डी, डी का डेक्स्ट्रोरोटेटरी का जितना मॉलिक्यूल्स है, लेबोरोटेटरी का जो ज्यादा है उसका मॉड वैल्यू ले लो, एम डी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा इंटू 100। अब मेरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डी की जगह थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, मोलर मास से दोनों जगह डिवाइड कीजिए, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा कि नहीं? नंबर ऑफ मोल ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल डिवाइडेड बाई डी एल इंटू 100%, ठीक है, क्लियर है? नाउ मेरे भाई आगे बढ़े हम लोग, नंबर ऑफ मोल है, आप बोलोगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ डी माइनस मास ऑफ एल, चूंकि दोनों का मोलर मास सेम है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी खत्म, मास ऑफ डी प्लस मास ऑफ एल इंटू 100, ये भी कह सकते हैं। बोलो, इवन मोल फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल से यहाँ 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 सब जगह डिवाइड कर दिया, मोल फ्रैक्शन में भी आ गया, ये भी हो सकता है, एक्स डी एक्सएल जो भी कह लो, सारे एक्सप्रेशंस इनएंशियोमेरिक एक्सेस के लिए वैलिड है।
कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एनेंसोमेरिक एक्सेस के लिए ये सारे एक्सप्रेशंस वैलिड है मेरे भाई। क्लियर है? इट शुड बी क्लियर मेरे भाई। इसमें कुछ और टर्म्स हैं एनेंसोमेरिक एक्सेस में, इसको ऑप्टिकल प्योरिटी या इम्प्योर ये सब भी बोला जाता है। कैसे, जरा सुनना, जरा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, उसकी कहानी कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। बहुत आसान है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, 80% इसका डी है एंड 20% एल है। ठीक है मेरे भाई, 80% डी है एंड 20% एल है। मेरे भाई इसमें प्योर की बात करी जाए, आप बोलोगे इसको मैं थोड़ा ऐसे देखता हूं। मैं जो बात करता हूं उसमें मुझे दिखता है 60% डी, 20% डी, 20% एल। मीन्स 100 मॉलिक्यूल का आप सैंपल मानो, 60 डेक्स्ट्रो है, 20 और भी डेक्स्ट्रो है और 20 लेवो है। आप बोलोगे ये दोनों मिक्सअप होके ना, ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, 20% डी और 20% एल रेसिमाइजेशन हो जाएगा। मीन्स 40% वाले पार्ट आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल 40 मॉलिक्यूल्स रेसिमाइज हो जाएगा, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देगा और ये प्योर बच जाएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। यदि ऐसा सैंपल आया तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो होगा दैट विल बी 60%। इम्प्योर कितना या रेसिमाइजेशन परसेंटेज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 40% रेसिमाइजेशन कर जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? 40% रेसिमाइज कर जाएगा मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं? सो ऑप्टिकल प्योरिटी की बात भी आपको समझ आ गई होगी। जब हम लोग का मिक्सचर होगा तो उसमें एक जो एक्सेस कंपोनेंट होगा तो जितना ज्यादा होगा उससे हम जितना रेसिमाइज कर जाएगा उसको अलग कर दो, जो बच गया दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्योरिटी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया होगा? नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। If rotation of pure D isomer is 30 degree. If rotation of pure D isomer is 30 degree, then plus 30 कर दीजिए। Find rotation of a mixture containing 60% D and 40% L। D का प्लस 30 डिग्री है, D का प्लस 30 डिग्री है, 60% D एंड 40% L का एक मिक्सचर है मेरे भाई। अब इसमें आपको बताना है कि मिक्सचर का कितना होगा। चलिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, 60% D है, 40% L है। मेरे भाई मुझे यहां से ऐसे दिखता है
40% एल, अपने भाई को चुन लिया, 40% डी, खत्म। अब था ये कितना 60%, मतलब हो जाएगा 20% डी बच जाएगा। बोलो 60% डी ऑप्टिकली प्योर जो होगा वही तो जो रेसिमाइज कर जाएगा, रेसिमाइज कर जाएगा मतलब बात ही खत्म हो गई। बोलो क्लियर ना मेरे भाई? आप बोलोगे इन इस कंपोनेंट के कारण, इसके कारण अल्फा ऑब्जर्व 0 होगा। अब इसी के कारण तो जो भी अल्फा ऑब्जर्व होगा, आप बोलेंगे सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करो ना। 100% यदि होता डी फॉर्म तो रोटेशन कितना होता? 30 डिग्री होता। 100% रोटेशन 100% के लिए कितना होता? 30 डिग्री होता। 1% के लिए कितना होता? 30 डिग्री बाई 100। बोलो तो कितना परसेंट है? 20% है। 20% के लिए कितना हो जाता? 30 बाई 100। ठीक है, दैट इज 60। सो भैया डी फॉर्म है इतना ही आता। मतलब आप बोलते हैं ये जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर के कारण जो रोटेशन आएगा वो +6 डिग्री आएगा। प्लस क्यों लगाया भैया? यहाँ पे प्लस ही तो था। 100% डी होता +30 डिग्री आता, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। क्लियर है? शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ अ मिक्सचर ऑफ प्लस देखो जरा, ठीक है, ठीक है, लिखते हुए +2 chlorobutane and -2 chlorobutane if a mixture of +2 chlorobutane and -2 chlorobutane has alpha observed equals -15 डिग्री। Calculate composition of mixture if pure chlorobutane has alpha observed equals 20 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास। एक कंपोजिशन है, मिक्सचर, एक मिक्सचर है जिसमें कि 2 क्लोरोब्यूटेन एंड +2 क्लोरोब्यूटेन एंड -2 क्लोरोब्यूटेन है। उसका अल्फा ऑब्जर्व -15 डिग्री दिया हुआ है। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ प्योर +2 क्लोरोब्यूटेन हैज अल्फा ऑब्जर्व इक्वल्स 20 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन है। मतलब मेरे भाई ये है, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का रोटेशन अल्फा ऑब्जर्व
आपको दिखाई दे रहा है -15 डिग्री, ठीक है। +2 क्लोरोब्यूटेन का दिया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, यदि अल्फा ऑब्जर्व -15 डिग्री है, मतलब डेक्स्ट्रो ज्यादा है लेवो ज्यादा है, ये बताओ जरा। डेक्स्ट्रो ज्यादा है लेवो ज्यादा? पक्का लेवो ज्यादा? क्यों भैया? माइनस आ रहा है ना। अच्छा अब एक बात तो पक्का है कि ये -15 डिग्री जो है वो 20 डिग्री +20 डिग्री वाला रोटेशन वाला सर्टेन होगा और -20 डिग्री वाला रोटेशन वाला सर्टेन होगा, और -20 डिग्री वाला ज्यादा होगा, ये भी पक्का है। -20 डिग्री वाला भी ज्यादा होगा। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक। अब 100% ऑप्टिकली प्योर होता, 100% ऑप्टिकली प्योर सैंपल होता तो रोटेशन कितना होता? -20 डिग्री होता। 100% कौन सा? -d वाला, ठीक। 1% होगा तो कितना होगा? -20 डिग्री बाई 100%, ठीक। अब रोटेशन एंगल आ कितना रहा है? -15 डिग्री आ रहा है। ओ मैं थोड़ा उल्टा ले लिया हूं, इसको थोड़ा करेक्ट करता है, चूंकि हमें निकालना एंगल दिया हुआ 20 डिग्री, -20 डिग्री एंगल होता यदि ऑप्टिकल प्योरिटी 100% होता। 1 डिग्री एंगल होगा यदि ऑप्टिकल प्योरिटी 100% बाई -20 डिग्री होगा। है कितना? -15 डिग्री। ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हो जाना चाहिए? 100 बाई -20 इंटू -15। ये कितना हो गया? 75%। मेरे भाई बड़ा आसान है, मतलब -50 डिग्री आने के लिए, -50 डिग्री आने के लिए 75% प्योर सैंपल होना चाहिए। 75% प्योर सैंपल होना चाहिए। फिर से एक बार देखो, -20 डिग्री के लिए 100%, 1 के लिए देश, -15 डिग्री के लिए 75% चाहिए। 75% चाहिए, ऑप्टिकली प्योर वाला 75% चाहिए। अरे रोटेट तो यही करा रहा है ना, तो इसका कितना चाहिए? 75% एटलीस्ट चाहिए, तभी ये 20 डिग्री -20 डिग्री वाले के कारण ये -15 डिग्री आएगा। और रेस्ट जो 25% चला, रेस्ट 25% वो रैसिमाइज हो रहा है, क्योंकि ऑप्टिकली प्योर वाला छोड़ दो। याद करो 80% और 20% वाला में क्या हो रहा था? 60% के कारण रोटेशन हो रहा था और 20 रेसिमाइज कर जा रहा था। वही काम यहाँ पे 75 एक्सेस कंपोनेंट है और 25 रेसिमाइज कर जा रहा है। यदि 25 रेसिमाइज कर रहा है मतलब 12.5 डी वाला होगा, 12.5 एल वाला होगा। वेरी गुड, 12.5 डी वाला होगा एंड 12.5 एल वाला होगा। सो मेरे भाई आंसर यदि आपको निकालना होगा तो क्या बोलोगे? 75% तो यहाँ पे माइनस वाला है, 75% तो माइनस वाला है, 75% माइनस वाला है, ये तो कंफर्म है, और प्लस 12.5% और है, मतलब टोटल कितना हो गया? 87.5% के कारण निगेटिव आ रहा है। बोलो मेरे भाई, एंड 12.5% कौन सा वाला है? पॉजिटिव वाला है। ये दोनों नेट मिला के 25% रेसिमाइज हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, 25% रेसिमाइज हो जाएगा एंड 75% के कारण रोटेशन आएगा। जो रोटेशन किसके लिए है? जो रोटेशन आपको दिख रहा है, जो रोटेशन आपको 75% के कारण -15 डिग्री आया है। ओके, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहां से एक और फॉर्मूला बनाया हुआ होता है। क्या फॉर्मूला बनाया हुआ होता है? बहुत आसान है मेरे भाई। क्या? देखो ये क्या है? ऑप्टिकल प्योरिटी। यहां से जो फॉर्मूला बना दिया, नीचे वाला क्या है? यूनिटरी मेथड वाला ही, जस्ट यहीं से तो यूनिटरी मेथड लाए थे, ऊपर वाला बोल दिया -15 डिग्री। ये क्या था? अल्फा ऑब्जर्व। इधर क्या था? ऑप्टिकल प्योरिटी। एक और फॉर्मूला बना दिया। वैसे यूनिटरी मेथड जिंदाबाद करो यार, फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चलिए जिनको लिखना है नोट देके लिख लीजिए। ऑप्टिकल प्योरिटी इधर, ये कितना था? -15 डिग्री, अल्फा ऑब्जर्व ऑफ द सैंपल। क्लियर? अल्फा ऑब्जर्व किसका? सैंपल का, डिवाइडेड बाय कौन सा? -20 डिग्री। अल्फा ऑब्जर्व प्योर
कंपोनेंट, ठीक, इंटू 100, खत्म। ये ऑप्टिकल प्योरिटी हो गया। यदि ऑप्टिकल प्योरिटी निकल गया, परसेंटेज रेसिमाइजेशन, ये सारे टर्म्स को आप इजीली कर सकते हैं। इट शुड बी डन वेरी इजली। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है मेरे भाई? चलिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे। पहला पार्ट इसमें परसेंटेज डी लिखेंगे, फिर हम लोग परसेंटेज एल लिखेंगे। अगला पार्ट हम लोग इनैंसियोमेरिक एक्सेस लिखेंगे, यही ऑप्टिकल प्योरिटी भी होगा, ठीक है? क्लियर? परसेंटेज रेसिमाइजेशन लिखेंगे, ठीक। फिर यहां पे अल्फा ऑब्जर्व लिखेंगे। क्लियर है? चलिए चार्ट बना रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट लिया, पहला पार्ट में ना एक को ही दे देंगे, रेस्ट आप खुद फिल कर लोगे। ये वाला चलो 100% ले लो। अब तुरंत लिखो, परसेंटेज डी 100 हो गया, परसेंटेज डी 100 हो गया, ये वाला तुरंत परसेंटेज एल 0 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इनैंसियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हो जाएगा भाई? एक ही कंपोनेंट है ना, एकदम प्योर है, 100% प्योर है, रेसिमाइजेशन परसेंटेज 0 होगा। और लेट सपोज अल्फा ऑब्जर्व को थीटा मान लो, अल्फा ऑब्जर्व को इसका पूरा थीटा मान लो, बोलो तो ये वाला प्लस थीटा होगा। क्यों? डी कंपोनेंट ज्यादा है, बोलो। सेकंड लिया, सेकंड में 90 आ गया, ये वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेकंड में 90 आया पहला वाले कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में 90 आया। चलो जो बचा वो क्या हो गया? एल हो गया। इनैंसियोमेरिक एक्सेस 10 और 10 रेसिमाइज कर जाएगा, 20% रेसिमाइजेशन हो जाएगा। 80 एक्सेस है, 80 के कारण ही रोटेशन होगा, 100 के कारण थीटा, 80 के कारण 0.8 थीटा प्लस का। बोलो मेरे भाई, बोलो। वैसे ही भरते चले जाओगे आप। थर्ड वाला, फोर्थ वाला खुद से करोगे। 80, फोर्थ वाला 50, फिफ्थ वाला 30, सिक्स्थ वाला 20, सेवेंथ वाला 0। इतना कर लेंगे, ठीक है? 6, 7, 0। चलिए 50 वाला, 6, 7 ऊपर लिख रहा हूं, 6, 20, 7, 0। चलिए यहां तक भरना है, फटाफट भरिए। 50 वाला भरते हैं हम लोग। यदि ये 50 तो ये भी 50, ये 50, ये 50। 0 ऑप्टिकल प्योरिटी, 100% रेसिमाइजेशन, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, 0 डिग्री। क्लियर है ना? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट रेसमिक मिक्सचर। चलिए 30 वाला फिलअप करते हैं, बहुत इजी। 30 तो ये 70, 70, 30, 60% रेसिमाइज कर जाएगा, 40% ये वाला एक्सेस होगा। लेकिन अब यहाँ पे एल एक्सेस है। यदि लेवो रोटेटरी वाला एक्सेस है तो एंगल, रोटेशन एंगल कितना हो जाएगा? रोटेशन एंगल आपको क्या दिखेगा? ये 70, 40% है ये माइनस 0.4 थीटा हो जाएगा, प्लस 0.4 थीटा नहीं, दिस विल बी माइनस 0.4 थीटा होगा, क्योंकि अब लेवो रोटेटरी वाला ज्यादा है मेरे भाई। यदि लेवो रोटेटरी वाला ज्यादा होगा तो रोटेशन एंगल भी उसी हिसाब से चेंज कर जाएगा। क्लियर है? चलिए नीचे एक लिख दीजिएगा, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन रेसिमाइजेशन लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ racemic mixture from a optically active compound. Formation of racemic mixture from optically active compound is termed as racemization. चलिए इससे अब बात करो. 100% D है, ठीक, इक्विलिब्रियम में है. अब कुछ देर के बाद ये एल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक. आफ्टर रिएक्शन ये एल में कन्वर्ट हो रहा है. इनिशियली इक्वल्स टू 0 पे बात करोगे तो ये वाला 100%, दिस वन इज 0%. एट इक्विलिब्रियम क्या सिनेरियो हो रहा है, ये वाला 50% है और ये वाला 50%. इसी को हम लोग बोलेंगे रेसिमाइजेशन. मतलब रिएक्शन रेसिमाइज कर गया, ठीक है. ऑप्टिकली प्योर से रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन. ओके, तो लास्ट टॉपिक आज जो है हमारा, दैट इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ इनैंसियोमर्स. देखो भैया मैंने आपको पहले बताया था, इनैंसियोमर्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है. यदि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होता, डायस्टोमर्स को सेपरेट करना कोई दिक्कत नहीं. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, गर्म किया हटाया बाहर किया, क्लियर है. बट इनैंसियोमर्स को सेपरेट करना है बहुत मुश्किल है. इनैंसियोमर्स जस्ट लाइक दो दोस्त, बिल्कुल अलग ना होने वाले, ठीक. चलो बहुत अच्छी बात है. अब इनको सेपरेट करने के लिए 3 मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड. जस्ट हैंड पिक करके ड्यू टू डिफरेंट शेप. सेकेंड इज केमिकल मेथड, जनरली एंजाइम्स के लिए, नहीं बायोलॉजिकल, ओके. केमिकल थर्ड लेंगे. सेकेंड इज बायोलॉजिकल मेथड, एंजाइम्स के लिए जनरली, एंड थर्ड इज केमिकल मेथड. पहला वाला जस्ट हिस्ट्री की तरह है, हुआ था पहले, किसी ने साइंटिस्ट ने किया जस्ट. तो केमिकल मेथड क्या है, जस्ट हैंड पिकिंग होना चाहिए. लेकिन एक बात ध्यान रखना, इट्स जब आप हैंड पिकिंग करोगे तो कोई और स्टेट में नहीं कर पाओगे, क्रिस्टलाइन स्टेट्स होना चाहिए. तो मैकेनिकल मेथड के लिए जरूरी है कि जो होने चाहिए वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होने चाहिए, क्रिस्टलाइन स्टेट में होना चाहिए, पहला चीज. एंड सेकेंड चीज मेरे भाई, ड्यू टू डिफरेंस इन साइज और शेप के कारण, डिफरेंट के कारण, इसको हम लोग हैंड पिक करते हैं. एक को इधर, एक का अलग हैंड पिक कर करके अलग करते गए. भैया जन्म लग जाएगा और दूसरे जन्म वाले को कॉल करना पड़ेगा कि देखो हमने इतना किया है, इस काम को कंप्लीट करना, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी. बेकार, हटाओ. चलिए मैकेनिकल मेथड की बात खत्म कीजिए. व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड की बात करोगे मेरे भाई, तो बायोलॉजिकल मेथड जनरली एंजाइम्स के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई. एंजाइम्स के लिए यूज किया जाता है. एंजाइम्स होता क्या है आपको बताया गया. यदि कुछ एंजाइम्स हैं आर स्टीरियो स्पेसिफिक. व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो स्पेसिफिक. स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है मेरे भाई एक पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर से ही रिएक्ट करना. कायरल
स्टीरियो स्पेसिफिक कायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल, स्टीरियो स्पेसिफिक कायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, ये होता है। इससे होता क्या है, अब देखो, एंजाइम्स को लिया तो ये क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक बोलने का मतलब एक से रिएक्शन करेगा, मतलब मान लो डी फॉर्म और एल फॉर्म दो रेसमिक मिक्सचर है, ठीक। अब डी फॉर्म से रिएक्ट कर जाएगा और एल फॉर्म को छोड़ देगा, खत्म कहानी। एल फॉर्म को अलग कर लो। लेकिन इससे गड़बड़ी क्या हुई कि डी फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया, डी फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया, एक फॉर्म आपको मिल गया, ठीक। सो ये मेथड से भी एक अच्छा मेथड हमारे पास केमिकल सेपरेशन है। सो थर्ड तरीका जो हमारे पास है दैट इज केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन कैसे करेंगे भैया, बहुत आसान है, जरा सुनते जाना। इसको समझने के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। चलो, कुछ जानना जरूरी है, कुछ आपने पढ़ा भी है क्लास 10 में, जस्ट उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा है। भैया मेरे एसिड याद है, एसिड क्या, RCOOH, ठीक। एसिड में हमने क्या किया, पानी मिलाया, सॉरी अल्कोहल मिलाया, याद आ गया होगा। एसिड में अल्कोहल मिलाया, क्या करता था ये, पानी बाहर निकालता था और एस्टर का फॉर्मेशन करता था, RCOO R डैश बनाता था प्लस H2। देख लो, हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है इन चीज़ों को, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। बाद में हम लोग ऐसे इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। एसिड में जो बिहेवियर है अल्कोहल का, सेम बिहेवियर एमीन्स का भी लाया, R डैश NH2 लिया, इस बार R डैश NH2 लिया, सेम कहानी, इस बार भी पानी बाहर निकला और जो बचा यहाँ पे एस्टर था। ऐसा ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। HBI नाउ प्लस H2, सेम कहानी है, OH वाटर बाहर निकाला। अब होता क्या है, देखो सिंपल सी कहानी है, दो दोस्त बहुत बढ़िया दोस्ती है, बट इनको सेपरेट करना है। दोस्ती बहुत सॉलिड है, बहुत लोग आए सेपरेट करने की कोशिश किया, कुछ नहीं, हीटिंग कराया आपने, बहुत तोड़ने की कोशिश करे, कुछ नहीं होने वाला था। आप कैटलिस्ट की तरह देखो, ये बेकार है, आप गए एक को भड़काया, कहीं कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। बट आप कुछ ऐसा कांड करो, कांड क्या, दो दोस्त थे, उनको आपको सेपरेट करना है। दोस्त कौन से थे, आपके सामने ये दो दोस्त हैं भैया, इन दो दोस्त को आपको सेपरेट करना है। ठीक, एन से वर्स लेना है,
एम ई लिया, डी ले लिया, एच ले लिया। देखो ये दो दोस्त हैं, अलग होना नहीं चाहते, ठीक। आपने प्लानर नहीं, हम तो अलग करके छोड़ेंगे। कैसे करें, टेंशन है यार। सिंपल एक तरीका आपने अपनाया, क्या, एक लड़की को भेज दो यार, ठीक। मतलब हमने यहां पे एक ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों इनैंसियोमर्स है, देखो ये काइरल सेंटर, दोनों इनैंसियोमर। हमने यहां पे क्या किया, एक लड़की को भेज दिया, ये रही लड़की, ये OH, बोलो भैया मेरे, एक अल्कोहल को लिया और वो अल्कोहल भी ऑप्टिकली एक्टिव था, ठीक है मेरे भाई, ठीक। इन दोनों को इससे रिएक्शन करा दिया, इसको भी कराया और इसको भी कराया, क्लियर। अब ये रिएक्शन होने के बाद, मतलब एक लड़की को भेज दिया, दोनों लोगों को पसंद आ गई, अब बताओ कैसा रहेगा, दोनों को पसंद आ गई, पता है सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये रहा मेरे भाई डी एच एम ई, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे ही रह गया, और इधर से वाटर बाहर निकला ओ। भैया मेरे इस कायरल सेंटर पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ ना, ये जैसा था वैसा ही रह गया। इस कायरल सेंटर पे भी कोई रिएक्शन नहीं रहा, ये वाला कायरल सेंटर भी ऐसा ही रह गया। ये वाला क्या है, H है, ये वाला क्या है, D है, ये वाला क्या है, Me है, इधर क्या है, COOH है, तो ये C डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज रह गया, ये वाला O आ गया, और इसके बाद भैया मेरे ये MEHD यही रह गया। अब जरा इन दोनों को देखो, आप इन दोनों को देखोगे तो इस कायरल सेंटर पे तो दोनों सेम है, इस कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन सेम हो गया, बट इस कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन अपोजिट हो गया। एक सेम दूसरा अपोजिट, यहाँ पे क्या अपोजिट ही, ये दोनों इनैंसियोमर्स, यहाँ सेम डिफरेंट, ये क्या हो गया डायस्ट्रोमर्स, खत्म यार। जरा सोचो स्टोरी का क्या होगा, दो लोग, दो दोस्त, बहुत अच्छी दोस्ती, एक आई किसी के साथ चली गई, खत्म। अब आप बोलोगे कि वापस से इसको कैसे निकाले, अरे यार वो वाला पिछले वाला रिएक्शन जो था रिवर्सिबल था, पानी डालो ढेर, अल्कोहल एसिड है, वाटर और एस्टर आ गया, और एस्टर में ढेर सारा पानी डाल दो, बैक आ गया, फिर से आप इसमें ढेर सारा पानी डाल दीजिए, बैक आ जाएगा। फिर इन दोनों को पहले अलग कर लो, और अलग करने के बाद इसमें ढेर सारा पानी डाल दो, इसमें भी डाल दो, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो हमने केमिकल मेथड में क्या किया मेरे भाई, एकदम से ध्यान दो, केमिकल मेथड में हमने इनैंसियोमर्स लिया और एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से उसका रिएक्शन करा दिया, और ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन करा के हमने इनैंसियोमर्स को क्या किया, डायस्ट्रोमर्स में कन्वर्ट कर लिया मेरे भाई। और इनैंसियोमर्स के डायस्ट्रोमर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो गया, बोलो मेरे भाई, ये दोनों अलग हो गए। फिर इसमें आप जबरदस्त पानी मिला दीजिए, पानी मिला देंगे तो ये वाला अलग मिल जाएगा, ये वाला अलग मिल जाएगा। अब ढेर सारा वाटर मिला दो, ये मिल जाएगा, आप यहाँ ढेर सारा वाटर मिला दो, ये मिल जाएगा। लिख लीजिएगा, इन दिस मेथड enantiomeric excess, in this method enantiomeric excess is converted into diastereomeric mixture, and as we know that
Diastereomeric mixture can be separated by fractional distillation. Hence, both can be separated. And pure enantiomer can be formed. Pure component of enantiomer can be formed. ठीक है, नीचे लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा. इन दिस मेथड excess of an पहले इसको ढेर सारा डाला, अल्कोहल को डाला, तब तो फॉरवर्ड गया. इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ एन, अरे रिवर्सिबल है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, Le Chatelier's प्रिंसिपल यूज कीजिए. इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ एन optically active reagent is used. In this method, excess of optically active reagent, or excess of an optically active suitable reagent, optically active suitable reagent is used or required. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग can be used to convert enantiomeric acids into diastereomeric products. Into diastereomeric mixture. Diastereomeric mixture फर्स्ट वाला. चलो भैया, ये वाला होगा कि नहीं होगा? फटाफट बोलो. क्या देखोगे? इसके लिए क्या देखेंगे? जो अल्कोहल होना चाहिए या फिर NH2 होना चाहिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. चलो देखो, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? ये वाला यहाँ से देखें, H है, OH है, दिस. हाँ, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है. क्लियर? सो ये यूज किया जा सकता है. फटाफट मेरे भाई. सेकंड, जल्दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते चले जाइए. सेकंड वाला क्या लग रहा है? ये भी है ऑप्टिकली एक्टिव. सेकंड वाला भी होगा.
चलो ये वाला, अरे OHNH2 है ही नहीं, खत्म कहानी यार। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, बोलो मेरे भाई, फोर्थ वाला। अरे ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट ही नहीं है, खत्म, फोर्थ नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी सोचिए, 5 6। चलिए 7th 8th फटाफट सोचेंगे। क्या लग रहा है, 5th वाला होगा कि नहीं होगा? 5th वाला, बोलो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना? अरे ऑप्टिकली इनएक्टिव है मेरे भाई, खत्म। 7th वाला ऑप्टिकली, 6th वाला, 6th वाला, 6th वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, होगा। 7th वाला यस ऑप्टिकली एक्टिव है। 8 8 8 8, बोलो मेरे भाई, 8 वाला, 8 वाला, 8 वाला, क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो है ना, खत्म यार, रिएक्शन इधर से होगा, बट ये तो, ये कैरल सेंटर रिमेंड रह जाएगा, उधर वाला कैरल सेंटर चेंज करेगा इनएंसोमर्स के लिए। जरा कहानी समझो, कहानी समझो, गलत नहीं होगा, ठीक है। सो जस्ट इसमें एक काम बस देखना है, OHNH2 होना चाहिए। और क्वेश्चन, अब कुछ लोग सोचेंगे एग्जाम में कुछ और दिया, तो एग्जाम में यही देगा यार, जेई के एग्जाम में यही देगा, यही पूछेगा, यही आपको करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत लंबी जर्नी रही। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्मेट में आपको भरपूर क्वेश्चंस कराए जाएँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, एकदम इनिशियल से लेके सारा चीज़, शुरुआत से लेके प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से लेके एक एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करी गई है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, सब कुछ, इनएंसोमर, डायस्टोमर्स, मेजो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या क्या है, और स्टीरियो आइसोमर्स, सब कुछ इन डिटेल आपको बताया गया है। अब आप चाहे कोई सा भी बुक बनाना चाहें, नाउ यू आर फ्री टू सॉल्व एनी बुक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो, मेरा मानना होता है कि क्लासेस बहुत अच्छे से करो, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म। अगेन आई प्रॉमिस आई विल डील ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। बट जो लोग भी लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको कुछ क्लास ज्वाइन करना जरूरी है, ओके। तो कोशिश करता हूँ कुछ आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दूँ, सो दैट आप जाने, बट फिर भी ये ज़रूरी है। सो वी विल मूव टू क्वेश्चन सॉल्विंग नाउ एंड देन टेस्ट। अ लॉट ऑफ टेस्ट कैन बी टेकन, जल्दी आप रेडी रहिए। थैंक यू। आई थिंक आपका जर्नी ऑप्टिकल आइसोमर्स में इंटरेस्टिंग रहा होगा। आई हैव गिवन बेस्ट एफर्ट, रेस्ट आप जानते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट नेक्स्ट पार्ट। और ये पार्ट ध्यान रखना, अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, वो यदि छोड़े तो भूल जाना, फिर अगले 3 महीना आपको सब 0 0 लगेगा, ओके। थैंक यू।